अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपी दलाल ने किसान और किसानी से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में काफी जमीन सिमग्रस्त है, जिसके समाधान के लिए सरकार ने योजना बनाई है। दलाल ने यह भी कहा कि हाल ही में सिरसा में सिमग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर किसानों से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेपी दलाल। हरियाणा में कई जगह पर जो सिंचाई की जो जमीन है उस पर पानी भरा हुआ है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी कई विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था और ये कहा था कि सरकार जल निकासी का प्रबंध करे। और इसके साथ साथ जो सेमग्रस्त क्षेत्र है वहां पर ये समस्या ज़्यादा है। हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल सिरसा पहुंचे थे, जहां पर सेमग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है। सरकार की सेमग्रस्त क्षेत्र में किसान को राहत मिल सके, इसको लेकर क्या योजना, इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर जयप्रकाश दलाल से बातचीत करेंगे। दलाल साहब, जो सेमग्रस्त क्षेत्र है, अभी आप हाल ही में सिरसा जाकर आ रहे हैं, वहाँ पर आपने जो वो एक गाँव में जाकर देखा है किस तरीके से फसल जो है वो जमीन जो वो बंजर हो चुकी है। तो क्या योजना है सर किसानों को, इसके लिए किस तरह से आप राहत दे रहे हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर वैसे तो सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारा इलाका ऐसा है जो जहाँ खारा पानी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस इलाके के अंदर जो जल भराव हो जाता है तो ज़मीन कभी सूखती ही नहीं और बिजाई नहीं हो पाती। किसानों की हालत ख़राब हो गई है, वो बेचारे गरीबी में आ गए हैं। ऐसी लाखों एकड़ ज़मीन जो है हरियाणा में है, तो उन किसानों की दशा सुधारने के लिए हमारे विभाग ने योजना बनाई कि उन क्षेत्र के अंदर सोलर लाइट पर आधारित ऐसे बोर लगवा करके उस खारे पानी को कहीं ड्रेन में डाल दें, या थोड़ा खारा है तो कहीं सिंचाई वाली नहर के पानी में मिला दें और उस ज़मीन का पानी जो का लेवल जो है उसको नीचे ले जाएं, और ताकि उसमें बिजाई हो सके। और ऐसा हमने दो तरह की योजनाएं बनाई हैं। एक तो बोर लगा करके उसका पानी निकालना, एक जो है हाइड्रा से छेद वाले पाइप दबा दबा के दूर तक का एक गड्ढा करके वहाँ पानी ले जाके फिर निकालना। तो हमने टेंडर किए हैं कि बहुत विदेशों से 2-3 मशीन भी मंगवाई हैं, और हमारे विभाग ने जो बोर लगाने वाला काम है बड़ा तेज़ गति से किया है। पहली बार 25,000 एकड़ ज़मीन जो है हमने इस सेम मुक्त की है, और वहाँ पर अच्छी फसल में जा गया था। नाथुसरा चोपटा में सरसा ज़िले के अंदर लोग बड़े खुश थे, उन्होंने गेहूं की बिजाई कर ली, वो आशीर्वाद दे रहे थे और अन्नदाता की खुशी में हमें बड़ा संतोष मिलता है। तो अगले साल हमारा कोशिश होगी कि 50,000 एकड़ ज़मीन को सेम से मुक्ति दिलाएं। सर, सेमग्रस्त क्षेत्र है उसके लिए आपने बताया कि 2 अलग अलग योजनाओं के जरिए आप कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़मीन जो बंजर है वो कृषि के लिए इस्तेमाल हो सके, लेकिन इसके साथ ही आपने मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया है। और कई जगह पर जो ये खारा पानी जिस क्षेत्र में सेम थी, वहाँ जब सेम नीचे चली गई तो वहाँ पर झींगा जो मछली पालन के किसान हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जिस क्षेत्र में आप गए थे खासतौर पर उस क्षेत्र में भी इसका बड़ा प्रभाव है। ये भी सही है कि सरसा ज़िला है, हमारा फतेहाबाद है, भिवानी है, जहाँ खारे पानी की ज़मीन है और वहाँ कोई सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो फसल तो एक बारिश के वक्त में एक बाजरे वगैरह की फसल हो सकती है। तो उन किसानों को भी हमने नई योजना दी है कि 2.5 एकड़ का तालाब बना करके पहले पानी टेस्ट कराएं, मछली पालन की ट्रेनिंग लें और 2.5 एकड़ का तालाब बना करके झींगा उत्पादन करेंगे तो उनको अच्छा खासा लाभ होगा। अब तो हज़ारों किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और 2.5 एकड़ में 6 महीने के अंदर 10-12-15 हज़ार रुपये तक, लाख रुपए तक उन्होंने लाभ कमाया है। 18-19 लाख रुपए की लागत है, जिसमें से 8-9 लाख रुपए हमने सब्सिडी दी, और 7-8-9 टन तक भी झींगा का उत्पादन करके 400-500 रुपये में उन्होंने बेचा है। तो किसान को बहुत लाभ हुआ है और मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको और बढ़ावा दूं। आने वाले 3-4 साल के अंदर मैं चाहता हूं कि 10,000 किसानों के बच्चे जो रोज़गार की तलाश में हैं वो झींगा उत्पादन में कामयाब हों, करोड़पति बने और रोज़गार दूसरों को दें। सर, अभी 2 दिन से भिवानी सिरसा इस क्षेत्र में जो वो ज़्यादा ठंड के चलते सरसों की फसल जो वो चपेट में आई है, तो जो रबी की फसलों का जो बीमा करवाया हुआ है जिन किसानों ने, उसके ज़रिए उनको इस जो वो पाले से अगर फसल सरसों की में नुकसान होता है तो उनको राहत मिलेगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अन्नदाता के चेहरे पे जो खुशी थी, पिछले 2 दिन से जो टेम्परेचर डाउन गया
पाला गिरा है उसके फसल के साथ साथ अन्नदाता का चेहरा भी मुरझा गया है और सरसों में निश्चित तौर पर पाले से नुकसान होता है। अब जो बीमित किसान हैं उनका तो क्रॉप कटिंग के अंदर बीमा उनको मिलेगा और जो बीमित किसान नहीं हैं तो आकलन करके कुछ दिनों के बाद हम मुख्यमंत्री जी से बात करके उनकी स्पेशल गिरदावरी करा करके उनकी मदद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो इतना ठंडी मौसम जो आया है इससे अन्नदाता को बड़ा कष्ट हो रहा है। हम तो यही कहते हैं कि इन अन्नदाताओं पे प्रभु रहम करे। सर, अभी इसके अलावा किसानों की बेहतरी के लिए हरियाणा के किसान जो खासतौर पर हाईवे बेल्ट के किसान हैं उनके लिए आप एक बड़ा लक्ष्य था कि गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी जो है वो विकसित की जाएगी, लेकिन काफ़ी समय हो गया सर गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जो है उसके ऊपर काम आगे नहीं बढ़ पाया। कारण क्या रहा सर और अब किस स्थिति में है? नहीं, यह बहुत आगे इस मामले में हमारा बढ़ चुका है और टेंडर हो चुके हैं। आगे जो इसी महीने के अंदर अंदर हम मीटिंग करके टेंडर लॉट कर देंगे और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी होगी। कई देशों में इतनी बड़ी मंडी नहीं है, भारत की तो सबसे बड़ी है ही है, एशिया में भी इतनी बड़ी मंडी नहीं है। इससे मैं समझता हूँ किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और इस मंडी का निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी तर्ज पर एक गुरुग्राम के आसपास एक कोई फूल मंडी विकसित करने की योजना थी सर, वो किस स्थिति में है? फूल मंडी का हमारा कोशिश थी एक निर्माण करने की, वहाँ पर कोई मास्टर प्लान की दिक्कत आई हुई है, उसको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फूल मंडी की भी डिमांड है लेकिन इस मंडी में भी फूलों का एक सेक्शन होगा। गन्नौर की मंडी में ये इतनी बड़ी मंडी होगी कि जिसके अंदर फल फूल और प्रोसेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, सब तरह की चीज़ें होंगी इसमें। सर, अभी जो है वो सरकार जो है वो ये एक जो किसान मॉल के नाम से किसान मॉल, एग्रो किसान मॉल बने थे पिछले पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, रोहतक में, पानीपत में, करनाल में, पंचकुला में। आज वो आपके पास रिपोर्ट होगी सर, किस स्थिति में है? कहाँ पर उनका कोई सदुपयोग हो सकता है या फिर वो बनाए गए थे जिस मकसद से, उस मकसद में वो उनमें काम ही नहीं हुआ? हमारे यहाँ पानीपत में, करनाल में, पंचकुला में, रोहतक में 4 मॉल जो बनाए थे वो उससे हमारा पैसा ब्लॉक हो गया, ना वो कामयाब हुए। अब उनको धीरे धीरे करके हम उन मॉल्स को दूसरे विभागों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। करनाल का लगभग फाइनल हो चुका है, पानीपत का फाइनल हो चुका है और उनको किसी प्राइस फिक्स करके सरकारी दूसरे विभाग को हम दे रहे हैं। सर, अभी जो वो मिलेट ईयर 2023 को सरकार मनाने जा रही है, आपने भी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी, उससे पहले भी कई प्रयास किए हैं मिलेट ईयर जो सरकार मना रही है उसमें। तो क्या आप समझते हैं कि मिलेट्स का अगर सरकार मिलेट्स पे फोकस करती है तो किसान का हित है ये? देखिए, मोदी जी की जो कोई भी नीति होती है उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, चाहे वो उन्होंने सोलर अलायंस बनाया या चाहे योगा का प्रचार प्रसार किया। अब जो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में प्रस्ताव पास करवाया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ हरियाणा के किसानों को होगा और विशेषकर राजस्थान, दक्षिण हरियाणा के किसान जो बाजरा उत्पादन करते हैं, अगर बाजरे का प्रचार प्रसार और उपयोग यूरोप और अमेरिका में हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बाजरा जो है किस भाव में बिकेगा। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि बाजरे के प्रोडक्ट जो है हवाई जहाज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ के किसानों की बहुत उन्नति होगी, बहुत तरक्की होगी। आप भी हरियाणा के अंदर किसानों को जो वो बाजरे का, ज्वार, रागी या चना, ये जो मिलेट में जो आते हैं उनके लिए तमाम जो सरकार के कदम है वो भी उठाएंगे? हरियाणा सरकार भी अपने स्तर पर करेगी प्रयास इसके लिए? नहीं, हमने पहले भी बाजरे के या जो मिलेट्स का उपयोग कितना लाभदायक है इसके बारे में एक्सपर्ट के यहाँ पर हमने सभाएं भी की हैं, हमने असेंबली के अंदर उनका भोजन भी दिया है। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर मिलेट्स का खाना उपलब्ध करवाया है। हम भी मिलेट्स उत्पादक किसानों को कुछ सुविधाएं देंगे और मिलेट्स का जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि जो सेहत के लिए अच्छे अनाज हैं जो हमारे पूर्वज खाते आए
उनका प्रचलन दोबारा से हो। फिलहाल साहब 2023-24 का बजट अब पेश होना है। 2023-24 के बजट में किसान और किसानी पर सरकार का फोकस रहे, इसको लेकर क्या कोई चर्चा किसानों के साथ की जाएगी? प्री बजट चर्चा जैसे मुख्यमंत्री करते हैं, आप बैठते हैं उसमें, तो ऐसी कोई चर्चा होगी जिसमें किसानों से सलाह मशवरा हो? देखिए, जब से मनोहर लाल जी वित्त मंत्री बने हैं तो इन्होंने एक अच्छी प्रक्रिया शुरू की है कि सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से या सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करते हैं, और किसानों का बजट होगा तो किसानों से चर्चा होगी होगी। अगली 22 तारीख को हिसार में मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और वो अधिकारियों के साथ, किसानों के साथ बैठ करके किसी का बजट क्या हो इस पर चर्चा करेंगे। सर आपके विभाग और किसानी के अलावा राजनीतिक एक सवाल है, क्योंकि अभी कल ही एक बड़ी रैली जो है वो तोसाम विधानसभा क्षेत्र में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी विप्लव कुमार देव, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, आप और सांसद तमाम नेता मौजूद रहे हैं। सर, ये रैली ये समझा जाए कि 2024 की तैयारी थी? 2024 की तैयारी तो सभी जगह कर रहे थे, लेकिन तोसाम जो है चौधरी बंशीलाल सुरेंद्र सिंह की कर्म भूमि रही है। बार बार वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। मैंने भी सौभाग्य मिला मुझे उनके साथ काम करने का। और अब दिक्कत ये है कि अब जो विधायिका है वो दिल्ली में रहती हैं, और तोसाम में उनकी एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस होती है, जैसे 3 महीने 4 महीने में आ जाए, तो इस तरह का उनका आना होता है। तोसाम की जनता बहुत दुखी है, परेशान है, और मुझे लोग मिलते रहते हैं, मैं इससे जो बन सकता है मैं करता हूँ। लेकिन अब एक मौका आया कि तोसाम की सुनवाई सरकार तक पहुँचाने के लिए कोई वहाँ का लोकल नुमाइंदा हो, तो हमने जिला परिषद की चेयरपर्सन जो अनीता मलिक है, तोसाम की रहने वाली है, उसको चुना। उसके सम्मान में ये रैली की और हजारों हजारों की संख्या में लोग उमड़े, और उनको उम्मीद हो गई है कि चलो वो नहीं तो कोई दूसरी लोकल जो नेत्री है वो उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएगी। तो आप ये मानते हैं कि इस रैली के बाद जो वहाँ भीड़ जुटी है, जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, और आपने जो लोगों में उत्साह देखा, उसके बाद ये मानते हैं आप कि वहाँ की तस्वीर अगली बार बदल जाएगी और वहाँ हाथ की बजाय कमल खिल जाएगा? निश्चित तौर पर भिवानी जिला वैसे भी भाजपा की 4 में से 3 सीट थी, और अब जो माहौल है तो तोसाम के अंदर कमल का खिलना निश्चित है। आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, भाजपा को ही लोग पसंद करते हैं, भाजपा को ही लोग समर्थन करते हैं। और जो वर्तमान विधायक हैं उनके आचरण से लोग दुखी हैं, क्योंकि वोट लेने के बाद कोरोना का संकट हो या किसानों के ऊपर कोई संकट हो, वो वहाँ उनकी उपस्थिति ही खत्म हो गई है। और भिवानी के अंदर एक वक़्त था चौधरी बंशीलाल जी के घर में हमेशा लोगों का जमावड़ा रहता था, अच्छे प्रबुद्ध लोग बैठे रहते थे, और अब जो है लोगों का ये कहना है कि इसमें कोई लोगों की शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई लोग भिवानी में नहीं रहता। लेकिन सर आपने तोसाम में एक तरफ रैली की, दूसरी तरफ काफ़ी दिन से चर्चाएं चल रही है कि किरण चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, तोसाम में उपचुनाव हो सकता है, कहीं उसकी सुगबुगाहट तो नहीं आपकी रैली? नहीं, उसका तो हमारी केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, बड़े नेताओं का है, वो क्या फैसला करते हैं मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, लोगों में रहता हूँ, लोगों की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप ही तोसाम में जो है जो एक जिला परिषद की चेयरपर्सन का चुनाव हुआ, और लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि अब जो उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं उनकी समस्या का समाधान है करने के लिए तोसाम में ही नुमाइंदा उपलब्ध रहेगा। लेकिन अंतिम सवाल है सर मेरा, तोसाम में जो आपने रविवार को रैली की, जो भीड़ हुई, उसको देखकर आप कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, लेकिन कमल को खिलाने के लिए अगर किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं, हालांकि आपने कह दिया कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, अगर वो आ जाती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कमल खिले, भले ही वो आगे चुनाव लड़े, चाहे आप कह रहे हैं कि कोई किसी नए उम्मीदवार को आप मौका दें, लेकिन कमल खिले। देखिए, मैं इस बात का फैसला करने में सक्षम नहीं हूँ कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, किसको पार्टी टिकट दे देती है। मैं तो जिस भी नुमाइंदा कमल जो का निशान लेके जो नुमाइंदा आएगा उसके साथ हूँ, लेकिन लोगों में ये एक ऐसा भाव है कि वर्तमान विधायक ने लोगों की सुध बुध नहीं ली,
कोरोना के संकट में कभी हल्के के अंदर नहीं आए और हमेशा जो है लोगों से दूरी बना के रखी, तो लोगों में नाराज़गी बहुत है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे जो किसानों से जुड़े उन पर बातचीत की। इसके साथ ही तोसाम में जो रैली हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर जेपी दलाल का ये कहना है कि लोगों में काफ़ी उत्साह था और उनका ये मानना है कि लोगों ने जो उत्साह दिखाया है उसके बाद तय है कि 2024 में तोसाम विधानसभा में भी कमल का फूल खिलेगा। लेकिन उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा, ये पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। लेकिन अब लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं, ये उन्होंने रैली में जुटी भीड़ को देखकर महसूस किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी,